अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश में। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 4, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि इंग्लिश ग्रामर क्या होती है और उसे पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होते क्या हैं, और ग्रामर सीखने के लिए या ग्रामर की शुरुआत करते वक्त हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना क्यों ज़रूरी है। और इसके बाद हमने शुरुआत की है नाउन की। तो इससे पहले का जो वीडियो आया था इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3, उसमें हमने नाउन का इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी डेफिनेशन, ओरिजिन ऑफ द वर्ड नाउन और थोड़ा सा टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात किया था। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम जो नाउन के टाइप्स होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इन सभी टाइप्स ऑफ नाउन को यानी संज्ञा के प्रकारों को हम एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, अमूर्त जो संज्ञा होती है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें किस किस तरह की संज्ञाओं को किस किस तरह के नामों को शामिल किया जाता है, और जो मटीरियल नाउन होती है वो क्या होती है। तो देख लेते हैं। अब सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। तो देखिए, शायद आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करूंगी, तो आराम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज वन दैट इज यूज्ड टू रेफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और आइटम। In English, proper nouns are usually capitalized to set them apart from common nouns. Usually, they are not combined with articles and other determiners. Personal names, place names, company and organizations' names, as well as the titles of the book, movies, songs, and other media are examples of proper noun. पहले इसको समझते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी का प्रॉपर नाम होता है, ठीक है। इसको हिंदी में देखिए कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, ठीक है, किसी विशेष यानी प्रॉपर नेम। और किस किस का प्रॉपर नेम, या तो वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, या वो किसी विशेष वस्तु का भी नाम हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। वह एक उचित संख्या है। उचित संख्या मतलब इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसका उपयोग किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित यानी इंगित करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में सामान्य संज्ञाओं से अलग करने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बड़े अक्षर से शुरू किया जाता है। देखिए, ये बात इधर भी बोली गई है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वो वाक्य के शुरू में आ रही है या वाक्य के अंत में आ रही है या वाक्य के बीच में आ रही है। कहीं भी, जैसे आपको ये सामान्य सी बात तो पता होगी कि जब भी हम किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, यानी कि बड़ा अक्षर होता है। पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको जब हम इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो उसका पहला अक्षर भी बड़ा होगा। इधर आप उदाहरण में देख सकते हैं। देखिए, डेविड, लंदन, टाइटैनिक, मर्सिडीज, विंबलडन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, बाइबल, जुपिटर, ये जो सभी संज्ञाएं हैं ये प्रॉपर नाउन्स हैं यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और इनको आप ध्यान से देखिए, इन सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है। ये इनके पर्सनल नाम है, इनके विशेष नाम है, इनके प्रॉपर नाम है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नाउन। एक बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी दोस्तों कि अभी हम इसको सिंपली इनकी डिटेल्स देख रहे हैं। जब हम इनके एमसीक्यूज करेंगे, इनके प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे जो क्वेश्चंस के थ्रू जो बातें हैं, जो फैक्ट्स आपको मैंने बताने हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो साथ साथ मैं आपको डिस्कस करती रहूँगी आपके साथ, क्योंकि इनके एलेबोरेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात, आप अभी तक इनका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ठीक है। इनको डिस्क्राइब मैं कर रही हूँ और आप इनका सिर्फ डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। अभी जब हम इन सभी शब्दों को
वाक्यों में प्रयोग करेंगे, जब इनका हम किसी सेंटेंस में यूज करेंगे, तब आपको प्रॉपर पता चलेगा कि किस तरह के शब्द को कहाँ पर सेट करना है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको ध्यान होगा कि जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो किया था, उसका इंट्रोडक्शन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो वर्ड क्लासेस हैं, यानी शब्दों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया हुआ है। तो अभी तो हम वर्ग विभाजन देख रहे हैं शब्दों का। जब हम बाद में इनको शब्दों में वाक्यों में प्रयोग करेंगे, तब आपको इनका प्रयोग भी अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि आप हर शब्द का सही प्रयोग जो है वो देख सकें। तो कॉमन नाउन को हम देख लेते हैं। कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस और दैट नेम्स अ कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए हमने नाउन की परिभाषा क्या देखी थी, नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। और प्रॉपर नाउन में देखिए हमने कहा था कि वो पर्टिकुलर प्लेस और आइटम, बहुत छोटे छोटे शब्द है पर इनका मतलब बहुत गहरा है। अब देखिए हम इसमें कह रहे हैं कि दैट डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण से एक बार समझाया था कि हम सभी मनुष्य हैं, इंसान हैं, पर आगे हमारा वर्ग विभाजन किया गया है। बहुत सारी इंसानों में से बहुत सारी औरतें हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। ठीक है, उसी तरह तो अब ये टाइप ऑफ पर्सन बताएगा हमें। कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अनलाइक प्रॉपर नाउन्स विच आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। तो अब देखिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन भी यहाँ हो चुका है। कॉमन नाउन कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती है, यानी कि उनका जो पहला अक्षर है उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं लिखा जाता है, जब तक कि वो किसी वाक्य की शुरुआत में ना आ जाए। अगर वो किसी वाक्य की शुरुआत में आ रहे हैं तो वहां पर इनका पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है, अदरवाइज नहीं। और ये जो होते हैं वो टाइप ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस और कंसेप्ट्स होते हैं। अब देखिए हिंदी में देख लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष की जाति या संपूर्ण वर्ग का बोध करवाने वाले। ठीक है, स्थान विशेष की जाति या संपूर्ण वर्ग, विशेष नहीं। ठीक है, विशेष प्राणी नहीं या विशेष जाति नहीं या विशेष वस्तु नहीं, बल्कि संपूर्ण वर्ग का बोध करवाने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति। ठीक है, यानी कि उनका वर्ग क्या है, उनका टाइप क्या है। जातिवाचक संज्ञा में किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष का बोध नहीं होता, बल्कि उस प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि जैसे आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, कुत्ता देखा होगा, गाय, बैल, घोड़ा, भैंस, बकरी। ठीक है, या आपने देखे होंगे, पर हम इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जानवर, है ना, यही कहते हैं। तो देखिए जानवर जो है वह हो गया एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और इसके अलावा जो अलग अलग, मान लीजिए बकरी है, तो बकरी भी बहुत अलग अलग तरह की बकरी होती है। जैसे मान लीजिए हम सिरोही बकरी की बात करें या जमुनापारी की बात करें, तो अलग अलग नामों की बकरियां होती हैं, वो उनकी विशेषता हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हम उसकी विशेष उनके नाम की बात न करके उनकी संपूर्ण जाति या ऐसा शब्द जो उनकी संपूर्ण जाति या वर्ग की ओर इंगित करता है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक जो कि समूह की ओर इंगित करता है। कलेक्टिव नाउन्स आर नॉर्मली नॉट ट्रीटेड एज प्लूरल इवन दो दे रेफर टू अ ग्रुप ऑफ समथिंग। ज्यादातर जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है उनको एक वचन माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्वॉर्म, हर्ड, कॉलोनी, स्कूल या ज्यूरी। अब देखिए हिंदी में भी समझ लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जिसका इस्तेमाल वस्तुओं के समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जिसमें व्यक्तियों का समूह हो सकता है, भावनाओं का समूह, निर्जीव वस्तुओं का, अवधारणाओं का या पशुओं का समूह, कुछ भी हो सकता है। उदाहरण देख लेते हैं। भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल और टुकड़ी। तो ज़्यादातर ये जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं इनको एक वचन के रूप में डील किया जाता है।
पर कहीं कहीं जो एक्सेप्शंस हैं उनकी बात हम आगे जाकर करेंगे जब हम MCQs करेंगे। तो आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं या कहाँ कहाँ पर जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं उनको प्लूरल भी माना जाता है या कहाँ पर उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि आपको पता होगा कि इसको हिंदी में कहते हैं अमूर्त संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया और एन जनरल क्वालिटी नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक जनरल क्वालिटी और एक आइडिया से बिलोंग करता है, ना कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट इंटेंगिबल आइडियाज, थिंग्स यू कांट परसीव विद द 5 मेन सेंसेस। तो आप अपनी 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे आप इनको परसीव नहीं कर सकते, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वर्ड्स लाइक लव, टाइम, ब्यूटी आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बिकॉज यू कांट टच दैम और सी दैम। तो देखिए, लव का एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ। टाइम, ब्यूटी, ये जो सभी जो शब्द हैं वो अमूर्त संज्ञा के उदाहरण हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं। एक अमूर्त संज्ञा एक संज्ञा है जो कुछ गैर भौतिक अवधारणा को संदर्भित करती है, जिसे आप सीधे अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते। उदाहरण है उदासी, विश्लेषण, सरकार, वयस्कता, बचपन, बुढ़ापा, जवानी। जो स्टेट्स होती हैं, जीवन की अवस्थाएं होती हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो है मटीरियल नाउन। A material noun is the name given to the material. It denotes a substance of which things are made, mostly uncountable. तो पहली बात तो ये कि ये डिनोट करता है उस पदार्थ की तरफ, सब्सटेंस की तरफ, जिससे चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये मोस्टली जो है वो अनकाउंटेबल होती है, पर कुछ जगहों में जहाँ भी काउंटेबल रहेगी हम MCQs के थ्रू उन एक्सेप्शंस को ज़रूर देखेंगे। एग्जाम्पल्स इसके देख लीजिए। आयरन, कॉपर, क्लोथ, एयर, मेटल, गोल्ड, सॉल्ट, सिल्वर, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, लेड, कोल, कोरल, जेम, डायमंड एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने कोई अंगूठी पहनी हुई अपनी, तो अगर आप इसको सीधा ऐसे बोलेंगे कि माई गोल्ड रिंग, है ना, माई गोल्ड रिंग, तो उसमें क्या होगा कि मेरी सोने की अंगूठी, उसमें ये जो गोल्ड वर्ड है वो मटेरियल नाउन नहीं होगा। ये बहुत थोड़ी डेप्थ की बात है, मैं आपको जब प्रॉपर हम सेंटेंस देखेंगे या एडजेक्टिव्स करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे हमने बात की माई गोल्ड रिंग, या माई भी हटा दीजिए, सिर्फ गोल्ड रिंग की बात कीजिए, तो गोल्ड रिंग में जो गोल्ड शब्द है वो यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि वो रिंग के साथ लगा हुआ है और रिंग की विशेषता बता रहा है कि वह सोने की है। अगर आपने ये बोला कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज 24 कैरेट या 24 कैरेट या 22 कैरेट, जो भी आप कहें, तो वहां पर आप पर्टिकुलर धातु या उस पदार्थ की बात कर रहे हैं जिससे आपकी अंगूठी बनी हुई है, तो वहां पर जो गोल्ड शब्द यूज होगा वो मटेरियल नाउन में काउंट होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी जो टाइप्स ऑफ नाउन है ये समझ में आ गए होंगे। मटेरियल नाउन को थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, दूध। और ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में नापी या तौली जाती है, जो अगणनीय है, मतलब इनको गिना नहीं जा सकता है। कुछ एक्सेप्शन होंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इनको मास नाउन्स भी कहा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी ही आपके लिए MCQs के जो प्रैक्टिस सेट्स है वो लेकर आऊँगी, और यकीन मानिए वो प्रैक्टिस सेट्स लगाने के बाद आपके कभी भी जो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल रॉन्ग नहीं होंगे। आप शब्दों को पहचानना सीख जाएंगे कि ये किस तरह के नाउन हैं और वो किस तरह के नाउन हैं। तो MCQs के थ्रू जो है वो हम इस टॉपिक को और भी अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब डेली कुछ दिनों तक, आगे आने वाले कुछ दिनों तक आपको 4-5 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। आप उन प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए, अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको देखिए कि उनमें से 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। एक और ज़रूरी बात कहना चाहूँगी मैं आपको कि अगर आप ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो सिर्फ देखकर छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप देखते हैं, जब आप देख रहे होते हैं तब आपको ऐसे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, पर जैसे ही आप वीडियो से दूर होते हैं या मोबाइल अपना बंद करते हैं तो फिर से वही क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते हैं कि वो किसका उदाहरण था या ये किसका उदाहरण था। तो वीडियोस देखने के साथ साथ
आप इनके नोट्स बनाइए। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि पहले आप जब आपके पास जब भी 5-10 मिनट का 15 मिनट का टाइम होता है, आप किचन में हैं, अगर कोई हाउस वाइफ है तो अगर वो किचन में है तो वो किचन में अपना मोबाइल चला के रखें और आप उस वीडियो को देखें पहले, कोई रेस्ट करते वक्त या कोई भी और काम कर रहे हैं, जब आप मोबाइल को सुन सकते हैं तो आप उस टाइम वीडियो देखें। और उसके बाद जब भी आप आराम से पढ़ने के लिए बैठते हैं तब आप इनके खुद के नोट्स बनाइए, ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स जो हैं वो आपको जितना हेल्प करेंगे उतना आपको मेरा वीडियो भी हेल्प नहीं करेगा। तो ट्रस्ट मी, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ, ऐसा हमने भी किया था, तब जाके हमारे ये कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए थे। तो बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। जल्दी आ रहे हैं आपके लिए और वीडियोज़ लेकर। थैंक यू वेरी मच।